गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। तो कल हम लोग रेजोनेंस ट्यूब डिस्कस करने वाले थे, फिर टाइम हो गया था, तो आज डिस्कस करते हैं, है ना? यस सर। तो बेटा रेजोनेंस ट्यूब क्या काम आता है? ये ट्यूनिंग फोर्क जो होता है स्वरित्र, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के काम आता है। इसमें एक लंबी ट्यूब होती है, उसमें पानी भरा होता है और उसमें पानी का लेवल ऊपर नीचे करने की फैसिलिटी होती है। वो मैंने दिखाया नहीं है डायग्राम में। हम पानी का लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। बच्चों, पहली केस में पानी का लेवल हम इतना ऊपर रखते हैं कि केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसमें बने, मूल आवृत्ति में कंपन करे, पानी हम इतना रखते हैं। फिर दूसरे केस में हम इस पानी का लेवल थोड़ा नीचे कर देते हैं। मैं इसके बाजू में एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। तो इस दूसरे केस में पानी का लेवल हम थोड़ा नीचे कर देते हैं ऐसे। ये देखो, पानी नीचे उतार दिया। अब हम पानी को इतना नीचे उतार देते हैं कि उसमें एक लूप और बढ़ जाए, इस तरह से। तो बच्चों, सेकंड केस में लंबाई बढ़कर L2 हो गई। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये L2 हो गई। बेटा, एंड करेक्शन दोनों केस में सेम रहेगा। ये फर्स्ट रेजोनेंस कहलाता है और ये सेकंड रेजोनेंस कहलाता है। फर्स्ट रेजोनेंस का डायग्राम आप गौर से देखिए। L1 प्लस एक्स हमारा लैम्बडा बाई 4 के बराबर है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सेकेंड रेजोनेंस में L2 प्लस एक्स 3 लैम्बडा बाई 4 के बराबर है। देख लो, एक पूरा लूप है, एक आधा लूप है, तो 3 लैम्बडा बाई 4 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। एक्सपेरिमेंट कैसे किया एक बार फिर से सुन लो। पहले फर्स्ट रेजोनेंस में हम पानी का लेवल काफी ऊपर रखते हैं ताकि आधा लूप बने बस। दूसरे केस में पानी का लेवल नीचे कर देते हैं ताकि 1.5 डेढ़ लूप बने। पहले केस में L1 प्लस एक्स लैम्बडा बाई 4 हो गया। दूसरे केस में L2 प्लस एक्स 3 लैम्बडा बाई 4 हो गया। लैम्बडा निकालना है तो हम दोनों को घटा देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो बेटा। माइनस करोगे तो आएगा L2 माइनस L1, 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा बाई 2 बचेगा। और इससे हम लैम्बडा निकाल लेते हैं, 2 इंटू L2 माइनस L1। चूंकि बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है V बाई लैम्बडा होती है, तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी V अपॉन 2 L2 माइनस L1। जल्दी करो, पढ़ रहा हूँ। किसे जल्दी करने को बोल रहा है? एक तो तू, तेरा माइक हमेशा ऑन रहता है, हमेशा। रोज टोकता हूं मैं। तो बच्चा, इस तरह L1 और L2 हम एक्सपेरिमेंट से नाप लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम है ना एंड करेक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू और निकाल कर दो मुझे, बताओ कितनी आएगी।
1 और 2 को सॉल्व करो और x बताओ कितना आएगा। x जो है L1 L2 की टर्म्स में आना चाहिए, लैम्बडा गायब होना चाहिए। मेरी आवाज तो आ रही होगी ना बेटा सारे लोगों को? यस सर। हाँ, वो एक स्टूडेंट पूछ रही है कि उसे नहीं आ रही होगी शायद। L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल सही है। दो बच्चों ने दिया है, मनीष ने ही दिया है और किसी ने नहीं दिया। तो बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम x भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x की वैल्यू आएगी बेटा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सब कुछ कॉपी कर लो। बोल देना, लिख लो जब। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम। हो गया सर। हाँ चलो, रेजोनेंस ट्यूब का ही एक क्वेश्चन लिखो बेटा। हम एक रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां देखा हमने फर्स्ट रेजोनेंस पर जो लेंथ आई वो 16 सेंटीमीटर आई और सेकंड रेजोनेंस पर जो लेंथ आई वो 50 सेंटीमीटर आई। ठीक है, लिखो। इन ए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस इज 16 सेंटीमीटर and length of second resonance is 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड रेजोनेंस इज 50 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखो। अनुनाद नली के प्रयोग में प्रथम अनुनाद की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा द्वितीय अनुनाद की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। आगे, प्रथम अनुनाद की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और द्वितीय अनुनाद की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यदि ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो फ्रीक्वेंसी बताओ और एंड करेक्शन भी बताओ। अंत्य संशोधन कितना है? निश गलत हो गया बेटा, दोबारा करो। पांच नहीं आएगा, फिर गलत कर रहा है। 500 आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कौन बदलेगा? तुम है ना, अभी भी इतने बड़े हो गए हो सब लोग, ये गलतियां मीटर सेंटीमीटर वाली अभी भी करते हो हैं। प्रियंका का सही है बेटा। एक्स भी बताओ।
एक्स की वैल्यू और बताओ। अच्छा दिया है, बच्चों ने दिया है, ठीक है। भाविया 500 हर्ट्ज सही है। गरिमा बेटा 1 के आगे यूनिट लिखा करो। भावना 0.01 मीटर, वेरी गुड। गरिमा 500 हर्ट्ज सही है। अर्चना 500 हर्ट्ज सही है। धर्मेंद्र 500, जतेंद्र 500 हर्ट्ज और 1 सेंटीमीटर। यस, ऐसे लिखा करो पूरा पूरा आंसर। अर्चना 1 सेंटीमीटर, प्रियंका 100 मीटर। 100 मीटर नहीं बेटा, 100 मीटर नहीं, गड़बड़ हो गई। अनुराग 500 हर्ट्ज और 1 सेंटीमीटर, गुड। धर्मेंद्र 1 सेंटीमीटर, तनु 1 सेंटीमीटर और भावना 500 हर्ट्ज सही है बेटा। देखो सीधे सीधे फार्मूला लगा दो। अपना जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है v/2 L2 माइनस L1। बेटा वेलोसिटी हमने 340 दिया है आपको, और लेंथ को है ना मीटर में बदल लो। 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर आएगा, और 16 सेंटीमीटर 0.16 आएगा। तो 0.5 में से 0.16 घटाओगे 0.34 आएगा बेटा। 0.34 का ऊपर डेसिमल ले जाओगे 100 हो जाएगा, और 34 से 34 कट जाएगा, 1000/100, ये 500 हर्ट्ज बचा है ना। एक्स निकालना है। एक्स का फार्मूला होता है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। इसको चाहो तो आप सेंटीमीटर में ही छोड़ सकते हो। 50 3 गुणा 16/2, क्योंकि आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। प्रियंका यहाँ पर मुझे सॉरी बोल दिया, चल गया। एग्जाम में आप आंसर गलत लगाया होगी, घर आकर किसको सॉरी बोलोगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों की आदत ऐसी बन जाए कि गलती, इस तरह की गलतियां ना हो बेटा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हमें बहुत भारी पड़ेगी, बहुत परेशान करेगी। इतना दुख होता है जब हम कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं ना, बहुत दुख होता है, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस धरी रह जाती है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक में। यस सर। बहुत दुख होता है। चलो बच्चा, देखो रेजोनेंस ट्यूब के बाद हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। बताओ कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी तक हमारा? रेजोनेंस ट्यूब को मिलाकर ऑर्गन पाइप पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, है ना। ये पूरा टॉपिक ऑर्गन पाइप से रिलेटेड था। ऑर्गन पाइप अप्रगामी तरंगों के अंदर था। हमारा मेन टॉपिक कौन सा था? स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे थे। अब जाकर स्टैंडिंग वेव खत्म हुआ है। बहुत बड़ा टॉपिक था, 2 लेक्चर ले लिए इसमें। और बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक है बीट्स। बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने लिख दिया हिंदी में, चलो लिखो। बीट्स यानी कि विस्पंद। चलो आप में से कोई थोड़ा बहुत इस पर लाइट डालिए, बीट्स क्या होता है? थोड़ा सा बता दो बस बेटा, डिफरेंस इन बीट्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। हाँ, बीट्स क्या होता है? बीट्स फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं होता, वो तो बीट्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। बीट्स किसे कहते हैं हम, ये बताओ। सर, increase and decreasing alternately in the intensity of sound. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सॉरी सर। नहीं सही है, तुमने यस सर, गलत यस कुछ सर। नहीं बोला। बस एक लाइन मुझे और ऐड करनी पड़ी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं बेटा। समय के साथ ध्वनि की तीव्रता में बढ़ोतरी तथा घटोतरी, समय के साथ तीव्रता में वृद्धि और कमी होना विस्पंद कहलाता है। मैं पूरी कहानी समझाता हूं क्या होता है। हमारे पास 2 साउंड सोर्स है, 2 ध्वनि के स्रोत हैं। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जैसा मनीष ने, एक बच्चे ने यहाँ लिखा है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 10 से कम होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास 2 ध्वनि स्रोत हैं, उनकी आवृत्तियों में अंतर 10 या 10 से कम है। मान लो एक स्रोत की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, दूसरे की 510 है।
जब इन दोनों को एक साथ एक दिशा में चलाओगे, जब ये दोनों वेव एक साथ चलेंगी और सुपर इम्पोज होगी, इनका अध्यारोपण होगा, समान आवृत्ति नहीं है, आवृत्ति में थोड़ा अंतर है, तो क्या होगा, जो तीव्रता है ना वो समय के साथ कम और ज्यादा होती रहेगी। कभी आपको आवाज ज्यादा सुनाई देगी, थोड़ी देर के बाद कम, थोड़ी देर के बाद फिर ज्यादा, थोड़ी देर के बाद फिर कम। इस तरह साउंड की इंटेंसिटी में वृद्धि कमी, इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा। एक ही जगह खड़े हुए रहोगे आप अपनी जगह खड़े हो, आपको कभी आवाज ज्यादा सुनाई देगी, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। तो ध्वनि के तीव्रता में इस उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं, और ये दोनों की आवृत्तियों में अंतर होने की वजह से आया। अगर अंतर नहीं हुआ तो विस्पंद नहीं बनेंगे। बच्चों, एक सेकंड में हमें जो मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, एक सेकंड में हमें जितनी बार अधिकतम तीव्रता सुनाई देगी, उसे हम बोलते हैं विस्पंद आवृत्ति, उसे हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई देती है उसे हम बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो बीट्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के बराबर होगा। अगर हमने शुरू में फ्रीक्वेंसी कितनी ली थी, एक की 500 हर्ट्ज ली थी, दूसरे की 510 ली, अंतर 10 का है, तो एक सेकंड में 10 विस्पंद सुनाई देंगे, आपको 10 बीट सुनाई देंगे। चलिए शुरू करते हैं लिखना। लिखो, हिंदी में लिखवा दूं पहले, है ना। लिखो, लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगे, लगभग समान को अंडरलाइन कर लो, है ना। लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगे जब एक ही दिशा में गति करती हैं, जब एक ही दिशा में गति करती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता, अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। तीव्रता के इस उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तीव्रता के इस उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में लिखो बेटा। When two sound waves of nearly equal frequency, when two sound waves of nearly equal frequencies propagate in same direction, then after superposition, intensity of resultant wave changes periodically at a particular position. Intensity of resultant wave changes periodically at a particular position. Full stop. This periodic change in intensity is called beats. This periodic change in intensity is called beats. लाइन बदल कर लिखो बेटा। एक सेकंड में जितनी बार अधिकतम तीव्रता सुनाई देती है उसे विस्पंद आवृत्ति कहते हैं।
1 सेकंड में जितनी बार अधिकतम तीव्रता सुनाई देती है उसे विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में लिखो बेटा। द मैक्सिमम इंटेंसिटी हियर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। The maximum intensity heard per second is called beats frequency. Is called beats frequency and time interval between two maximum sound is called beats period. And time interval between two maximum sound is called beat period. हिंदी में और ऐड कर लो इस लाइन को। तथा दो अधिकतम ध्वनियों के बीच का समय विस्पंद काल कहलाता है। दो अधिकतम ध्वनियों के बीच का समय विस्पंद काल कहलाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स आर F1 एंड F2, यदि दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति F1 तथा F2 हो, तो यदि दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां F1 तथा F2 हो तो विस्पंद आवृत्ति होगी। If frequency of two sound waves is F1 and F2, then beats frequency is F is equals to F1 minus F2. और बच्चों अगर बीट्स पीरियड निकालें विस्पंद काल, ठीक है ना, तो बीट्स पीरियड जो होता है वो 1/T होता है। उल्टा लिख गया मेरे को। बीट्स पीरियड T बराबर 1/F होता है, यानी कि 1/F1 माइनस F2 विस्पंद काल। अब बच्चों इसको काम में कैसे लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा ढंग से सुनना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क मतलब स्वरित्र। हमारे पास दो स्वरित्र हैं, उसमें एक की फ्रीक्वेंसी हमें पता है 500 हर्ट्ज है मान लो, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क है, दो स्वरित्र है, जिसमें पहले की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और दूसरे की नहीं पता। हमने इन दोनों को एक साथ बजाया, वाइब्रेट कराने को बजाना ही बोलते हैं। तो हमें जो बीट सुनाई दिए, ये बीट्स फ्रीक्वेंसी, वो हमें 5 सुनाई दिए, 5 बीट्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 5 बीट्स हमें सुनाई दिए। तो बच्चों दूसरी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 505 या 495। 505 हाँ, या 495। एक बार लिख कर बात करो। तो तुम सौरभ रोज बोलना पड़ता है बेटा। पता नहीं, तो लिखने में बड़ा ट्रबल होता है। अरे क्या ट्रबल होता है, पूरा बैच लिख रहा है। ये तो बेटा अपने पास सुविधा है फिर भी बोलने की, वरना ज्यादातर तो माइक डिसेबल होता है बेटा लाइव क्लासेस में, वरना क्या है शोर बहुत होता है ना, तो ज्यादातर बच्चे लिख कर ही बात करते हैं। देखो मेरा चैट बॉक्स सामने खुला हुआ है, हर बच्चे का नाम भी मुझे पता लग जाता है ना। मनीष
ठीक है, 495 या 505। अनुराग दो फ्रीक्वेंसी आ सकती है बेटा। F1 हमें है ना, ये नहीं पता होता कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है। दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, अंतर, वो हमें पता है 5 है। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी 500 से ज्यादा भी हो सकती है, 500 से कम भी हो सकती है। तो या तो 495 होगी या 505 होगी। ठीक है, हाँ। तो बच्चों हमारा जो F2 होगा वो या तो 495 होगा या 505 होगा। इसका मतलब अभी हमें आंसर पता नहीं लगा। अब हम क्या करेंगे, अब सुनना आप ढंग से। अब मैं अज्ञात सरित्र की किसी एक भुजा पर थोड़ा सा मोम लगा दूंगा। मोम क्या होता है बेटा? वैक्स। अच्छा बताओ, सरित्र की एक भुजा पर ट्यूनिंग फोर्क की अगर एक आर्म पर अगर हम वैक्स लगा दें, थोड़ा मोम चिपका दें, तो उससे क्या होता है बताओ? ये बोलकर बताना पड़ेगा, वैसे तो कम खैर हो लिख जाएगी, दिया। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, हाँ, डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। तो बच्चों अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो ढंग से सुनना। मैंने कहा अगर दूसरे स्वरित्र की भुजा पर मोम लगाने से विस्पंदों की संख्या घटकर 3 हो जाती है, अननोन ट्यूनिंग फोर्क की आर्म पर वैक्स लगाने से बीट्स फ्रीक्वेंसी 5 थी ना पहले, अब 3 हो गई। तो बच्चों अब हम आंसर बता सकते हैं क्या आएगा सही। सोचिए। गणेश गलत हो गया भैया, थोड़ा जल्दी कर गए आप। दोनों आंसर लिख दिए तने तो है। सर 500 में 3 प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे। नहीं नहीं, अभी निर्णय लेना पड़ेगा ना बेटा, दो आंसर नहीं आएगा, अब एक आंसर बताना पड़ेगा। पहले 495 था या 505 था, वो हम बता सकते हैं। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, याद रखना। क्या इंफॉर्मेशन दी? सेकंड दूसरे स्वरित्र की भुजा पर मोम लगाने से विस्पंद आवृत्ति 3 हो गई। इसको चाहो तो लिख लो। अननोन ट्यूनिंग फोर्क की आर्म पर वैक्स लगाने से बीट्स फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होकर 3 हो गई। पहले 5 थी, अब 3 हो गई। तो अब हमें बताना है कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या थी, क्या थी पहले। अब नहीं, पहले क्या थी? पहले 495 थी या 505 थी? हाँ, मनीष का जवाब अब सही है। पहले 505 थी, अब 503 हो गई। यस। तो बच्चों देखो, मैं गलत आंसर से शुरू करता हूं। अगर आप पहले F2 को 495 ले लेते, मान लो आप बोलते हमारा पहले F2 495 था। बच्चों सारे बच्चे सुन लेना, इतने सारे डिस्कशन को रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ये कहते कि पहले स्वरित्र की आवृत्ति 495 थी, तो बच्चों मोम लगाने से तो 495 से और भी कम हो जाएगी ना। मोम लगाने से स्वरित्र की आवृत्ति घटती है। तो अगर ये 495 से और भी ज्यादा कम हो जाती, तो F1 से इसका डिफरेंस बढ़ जाता। मान लो 495 से घटकर हम 493 ले आते, 493, और F1 तो हमारा 500 था, तो 500 और 493 का अंतर 7 हो जाता ना, 7। तो विस्पंद आवृत्ति बढ़नी चाहिए थी, 5 की जगह 7 हो जाती। जबकि मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है, विस्पंद आवृत्ति 3 हो गई। इसका मतलब हमारा F2 495 नहीं था। अब सही आंसर पर चलते हैं। अब हम बोलते हैं यार हमारा F2 पहले 505 था, लेकिन मोम लगाने के बाद ये घटकर 503 हो गया।
अब मैं कहूंगा यार अगर ये घटकर 503 हो गया और F1 500 है तो इन दोनों का अंतर 3 बचा, और मैंने क्वेश्चन में भी यही बोला है कि यार बाद में विस्पंद आवृत्ति 3 हो गई, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो बच्चों अब एक बार सारे बच्चे ढंग से मेरी सारी बातों को कलेक्ट करो दोबारा, और फिर सोचो और समझो इसे, और फिर अगर कोई डाउट हो तो पूछो। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा। हेलो सर, हाँ बेटा। ये वाला कारण एक बार फिर से बताइए ना, 493 वाला। मैं ही कह रहा था अगर तुम पहले बोलते कि सर स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी 495 है, अगर आप ये बोलते और फिर हम बोलते यार अगर तुम 495 पहले ले लोगे तो मोम लगाने से तो और कम हो जाएगा, होगा ना। अब यस सर। 495 से और भी कम हो गया तो उसका दूसरे स्वरित्र जो 500 वाला है उससे तो डिफरेंस बढ़ना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में तो दिया है कि विस्पंद आवृत्ति कम हो रही है, तो इसका मतलब 495 गलत जवाब हो गया ना बेटा। यस सर, अब समझ में आ गया। हाँ थैंक यू सर। ओके। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर 503 और 497 हो सकती है क्या? बेटा इतना अंतर नहीं आता मोम लगाने से, फ्रीक्वेंसी में इतना अंतर नहीं आता कि 505 वाला 497 हो जाए, फिर तो हमें मोम की जगह पूरी मोमबत्ती डालनी पड़ेगी, समझ गए ना। और वैसे है ना क्वेश्चन में हिंट होता है थोड़ा सा, वो लिखेगा यार थोड़ा सा मोम डाला या ज्यादा मोम डाला है, अगर वो कहे बहुत सारा मोम डाल दिया पूरी मोमबत्ती डाल दी तो फिर आप 505 से सीधे 497 पर आ सकते हो, वरना इतना भारी अंतर नहीं आता, ठीक है। तो बेटा जब भी हम मोम लगाएंगे ना तो फ्रीक्वेंसी 1-2 कम होती है, ज्यादा कम नहीं होती। चलो अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न दूंगा, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करूंगा, है ना, थोड़ा बहुत चेंज तो करूंगा बेटा, कॉपी तो करूंगा नहीं। देखो हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है 256 का, 256 हर्ट्ज का, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है नहीं पता इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। बच्चों दोनों को एक साथ बजाने पर बीट्स फ्रीक्वेंसी, हमारी जो बीट्स फ्रीक्वेंसी आई वो 8 हाई फ्रीक्वेंसी, बेटा बीट्स फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्ज में ही लिखते हैं, 8 हाई। अभी आप बीच में जवाब मत देना, पूरा सुनो। अब बच्चों फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क पर, पहले वाले पर, अच्छा एक बात और आपको बताऊं, जैसे मोम लगाने से फ्रीक्वेंसी घट जाती है, उसी तरह अगर हम किसी ट्यूनिंग फोर्क की भुजा को थोड़ा घिस दें, है ना, थोड़ा सा उसकी भुजा को ऐसे घिस दो, रब कर दो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये चाहो तो लिख लो अलग से कहीं पर, स्वरित्र की भुजा पर मोम लगाने से आवृत्ति घटती है तथा स्वरित्र की भुजा को घिसने से आवृत्ति बढ़ती है, कहीं भी लिख लो, आजू बाजू लिख दिया करो, है ना। इंग्लिश में अपने आप लिख लो, इतनी सी इंग्लिश बना लो कि ट्यूनिंग फोर्क की आर्म पर वैक्स लगाने से, वैक्स चिपकाने से फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, और उसे रब करने से, है ना, ट्यूनिंग फोर्क की आर्म को रब करने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो बच्चों पहले ट्यूनिंग फोर्क को मैंने थोड़ा सा रब किया, फाइलिंग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फाइलिंग, थोड़ा सा रब किया, तो मैंने देखा कि यार थोड़ा सा घिसने के बाद जो ये बीट्स फ्रीक्वेंसी थी वो तो घटकर 4 रह गई। बच्चों दूसरे वाले को हमने नहीं घिसा, पहले वाले को घिसा, ये ध्यान रखना।
तो मुझे बताओ F2 कितना आएगा? सौरभ, यस सर। बेटा ये लास्ट वार्निंग है। आप अगर अगली बार आपका माइक ऑन रहा तो मैं फिर मुझे परमानेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? कम से कम 10 या 15 बार मैं टोक चुका हूँ। ध्यान रखो बेटा, इतने लापरवाही अच्छी नहीं होती। जब आपको बोलना हो माइक ऑन कर लो, उसके बाद तुरंत ऑफ करो। है आपको बताना है कि F2 कितना है बच्चों। पहले स्वरित्र को घिसने के बाद विस्पंद आवृत्ति 8 की जगह 4 हो गई है, ध्यान रखना। F2 बताना है। चरणजीत का है 264, धर्मेंद्र का है 260। बेटा F2 में कोई चेंज नहीं आया, F2 फिक्स वैल्यू है, ध्यान रखना। F1 की वैल्यू में बाद में चेंज आएगा, F2 फिक्स है। तो F2 260 तो हो ही नहीं सकता धर्मेंद्र, क्योंकि पहले 256 से 8 का डिफरेंस निकालना है, तो या तो 264 होगा या 248 होगा। 260 तो किसी हालत में नहीं आ सकता F2। तो धर्मेंद्र और अनुराग बेटा, आप दोनों का 260 बिल्कुल गलत है। F2 260 किसी हालत में नहीं आ सकता। मनीष का 264 है, राहुल का 264 है। धर्मेंद्र फिर गलती कर रहे हो तुम। अरे हमने F2 को तो चेंज ही नहीं किया है, जो भी किया है वो पहले स्वरित्र के साथ किया है। F2 दूसरा है, तो उसके दो आंसर तो आ ही नहीं सकते। F2 में पहले और बाद का लफड़ा नहीं है, मैंने उस पर छेड़खानी नहीं की। अनुराग 264, तुकाराम 248 और अर्चना 252। एक तो यार आप लोगों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम लोग एक चीज को, मैंने जो पहले जो एग्जाम्पल दिया ना, उसमें मैंने दूसरे स्वरित्र पर मोम लगाया था। इस बार जो क्वेश्चन दिया है उसमें पहले स्वरित्र को घिसा है। तुम लोग ये गड़बड़ कर रहे हो। अब मैं पहले तो इसका सही जवाब दे दूं, फिर इसका एक्सप्लेन करूंगा। आंसर आएगा हमारा F2 आएगा 264 बस। और 264 में पहले और बाद का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने 264 में ना तो मोम लगाया है ना इसको घिसा है, पहले वाले को घिसा है। और अब सुनो ये कैसे आया। अब तुम लोग सुनो ढंग से। बच्चों चलो अभी मैं इस आंसर को हटा देता हूं, पहले समझा देता हूं। हम जानते हैं या तो F1 माइनस F2 8 होगा, या F2 माइनस F1 8 होगा। हमें पता थोड़ी ना होता किसको किसमें से घटाना है। F1 हमारा 256 है, तो या तो ये 248 हो गया, या हमारा F2 264 हो गया। सुनते रहना। तो या तो 248 आंसर आएगा F2 में, या 264 आएगा। अब हमने F1 को घिसा है। अब बेटा F1 को घिसने के बाद उसकी आवृत्ति बढ़ गई, तो 256 से आपको ज्यादा करना है, तो आपको 256 से बढ़ाना है और F2 से अंतर कम करना है। अब इतनी सी गणित तो यार बच्चा भी बता देगा ना, कि 256 को बढ़ाओगे और F2 से अंतर कम होना चाहिए, तो 248 तो आ ही नहीं सकता। नहीं समझे? अगर F2 248 लोगे और F1 को 256 से ज्यादा करोगे, तो 248 और उसका अंतर बढ़ जाएगा। जबकि मैंने बोला है बाद में विस्पंद आवृत्ति घट गई। इसलिए हमारा क्वेश्चन का सही जवाब है 264 हर्ट्ज।
हाँ धर्मेंद्र कह रहा है सर मुझे गलती मिल गई। बेटा आप लोगों को गलती मिलती है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपकी गलती निकालता हूं ना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अपनी गलतियों को पहचानो तब सीखोगे। समझ में आया? तो बच्चों F2 तो 264 ही है, उसमें बदलाव मत करो, F1 में बदलाव करो। F1 पहले 256 था और बाद में घिसने के बाद, रब करने के बाद, फाइलिंग करने के बाद 260 हो गया। यस, F1 में चेंज आया है। F1 हमारा पहले 256 था और बाद में बढ़कर 260 हो गया और F2 264 है। इसलिए F2 से पहले अंतर 8 का था और अब अंतर 4 का रह गया। तो अगर मैं आपसे F1 की वैल्यू पूछता तो आप बोलते सर पहले इतना था बाद में इतना। F2 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? सर ये नहीं समझ आया। वेरी स्ट्रेंज बेटा, बहुत स्ट्रेंज है। मैं आपको खैर बाकी सब्जेक्ट में भी आप लोगों को देखता हूँ, ये जोड़ बाकी वाले छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में नहीं आए। मैं कैसे बताऊं बता, कसम से कह रहा हूँ नर्सरी क्लास का बच्चा भी समझ जाता है। कैसे समझाऊं बताओ, आपको तरीका बताओ ना। सिंपल जोड़ बाकी है। पहले F1 256 था और F2 या तो 248 होगा या 264 होगा। अब F1 को बढ़ाना है और F2 से अंतर घटाना है। मेरा बच्चा, छोटा बच्चा भी बता देगा कि 248 नहीं आ सकता, क्योंकि 248 के साथ 256 का अंतर और बढ़ेगा जब 256 से ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या बताऊं मैं? यस सर अब समझ आ गया। नहीं, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। पहले मैंने 10 गुना समय लगाकर समझाया था और अब मैंने इतनी जल्दी बोल दिया और आप कह रहे हो आपको समझ में आ गया। बेटा ये बता दूं, ये हरकत गलत है ना? ये चीज गलत है। आप टीचर को या तो पहली बार में सुनते ही नहीं हो, या तो चाय वाय पीने चले गए और अब अचानक दौड़कर आए हो। सोचो, पहले जिस चीज को 10 गुना ज्यादा समय लगाकर समझाया, अब उसके बाद मैंने डांट कर बोला तो समझ में आ गया है? नहीं नहीं, ये अप्रोच गलत है। इसको थोड़ा सुधारो बेटा, बहुत मजा आएगा मैं बता रहा हूँ। और मैंने पहले ही कहा था कि मेरे को बहुत ढंग से सुनना। चलो और करो, अभी प्रैक्टिस और कराता हूँ, ऐसी बात नहीं है, छोड़ूंगा थोड़ी ना तुम लोगों को मैं। तुम लोग यार बहुत शरारती हो। एक तो है ना, मैं तुम लोगों को अच्छा अच्छी सच्ची सच्ची बताओ, बहुत सारे बच्चे तो एक क्लास ऑन करके सो जाते हैं ना। सच्ची सच्ची बताना, सो जाते हैं ना? नहीं अब सर ऐसा माइक नहीं भी है। बंद और No, कैमरा भी sir. बंद। अब क्या पता लग रहा है कि खर्राटे ले रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं। नो सर। रहने दो, झूठ बोल रहे हो। सो जाते हैं बच्चे। मैं तो नहीं करता सर, बाकी लोग करते होंगे, मेरे को मालूम नहीं। मैं भी नहीं करता भाई। Yes. भाई इधर सबको अपना अपना ही पता है, बाजू वाले का कुछ नहीं पता। तुम लोग साथ में थोड़ी ना बैठे हो, दूसरे का पता हुआ। क्लास में तो पता रहता है, भरी हुई क्लास होती है ना, 150 200 250 बच्चों की, तो पता रहता है पीछे वाले या तो कभी पता लगा मोबाइल पर खेल रहे हैं या सो गए ये। लेकिन ऑनलाइन में किसी दूसरे का नहीं पता। तब तो साथ दे देते हैं बाजू वालों का, सो जा भाई तू सो जा, ऐसा करके हम लोग हैं संभाल लेंगे आगे को करके। हाँ सही है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखो। हमारे पास 2 ऑर्गन पाइप है ना, बंद ऑर्गन पाइप। 2 बंद ऑर्गन पाइप है, उन दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराने पर उनमें हमें 5 विस्पंद सुनाई दिए प्रति सेकंड। 5 बीट्स पर सेकंड लिख लेना।
दो बंद ऑर्गन पाइप को एक साथ बजाने पर 5 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दिए। We have two closed organ pipes. When they vibrate together, they produce 5 beats per second. दोनों को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करा रहे हैं, मूल आवृत्ति में। एक बार फिर बोल रहा हूं, we have two closed organ pipes. When they vibrate in fundamental mode, they produce 5 beats per second. ठीक है बच्चों, मैं पोस्ट तो नहीं हुआ ना? नो सर। नो सर। अब आगे सुनो बच्चों, उन दोनों पाइप के, उन दोनों ऑर्गन पाइप की लंबाइयों का अनुपात यह है 50/51। तो बताओ दोनों की फ्रीक्वेंसी F1 और F2 क्या आएगी? दोनों की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आएगी F1 और F2? दोनों में 5 विस्पंद सुनाई दिए थे और उनका रेशियो जो है 50/51 है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं है खतरनाक। दोनों का रेशियो है 50/51, लेंथ का रेशियो है, और उनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है 5। तो बताओ आंसर क्या आएगा, F1 और F2 क्या आएंगे? ठीक है, एक बच्चे ने जवाब दिया है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है आंसर। अरे बच्चों, वो है ना बायोलॉजी में 2 टॉपिक लास्ट के हटा देना, जो मैंने पहले बोला। यस सर, वो दोनों टॉपिक तो पढ़े ही नहीं है अभी। हाँ नहीं, वो सर को लगा अगले संडे को है, इसलिए उन्होंने ये दोनों टॉपिक और लिखवा दिए, लेकिन इस संडे को है इसलिए वो दोनों टॉपिक हटा लेना। हाँ बेटा आप सुनो, मैं बताता हूँ। बच्चों ने जवाब दिया है 250, 255। ठीक है बेटा, और आप लोगों का आंसर भी सही है, बिल्कुल सही है। देखो, एक तो हम जानते हैं बंद ऑर्गन पाइप है ना, तो फंडामेंटल आवृत्ति होती है V/4L। तो F1 आएगा V/4L1 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी आएगी V/4L2। तो बेटा F1 और F2 का रेशियो आएगा L2/L1, और L2/L1 हमारा 51/50 है। एक इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा हम जानते हैं दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्वेश्चन में 5 दिया है, 5 विस्पंद सुन रहे हैं। तो F1 और F2 का अंतर 5 है, और F1 और F2 का अनुपात रेशियो 51/50 है। दोनों को सॉल्व कर लेना, तो F1 आएगा 255 हर्ट्ज और F2 आएगा 250। अब इतनी सी कैलकुलेशन आप करना, मैं नहीं कर रहा। तो ये बच्चों का जवाब बिल्कुल सही था, शाबाश, वेरी गुड। चलो एक छोटा सा पंगा लेता हूं, ध्यान से करना क्वेश्चन। जोड़ बाकी है बेटा, और कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। देखो बेटा, हमारे पास
3 ट्यूनिंग फोर्क है ए बी सी। हमारे पास 3 ट्यूनिंग फोर्क है, 3 स्वरित्र हैं ए बी सी। जब हमने ए और बी को एक साथ वाइब्रेट करवाया तो हमें 6 बीट सुनाई दिए पर सेकेंड। और बच्चों जब हमने ए और सी को वाइब्रेट करवाया तो हमें 2 बीट सुनाई दिए प्रति सेकेंड। और उसने ये क्लियर बोला है क्वेश्चन में, ए की फ्रीक्वेंसी बी और सी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ए जो है वो बी से भी ज्यादा है, ए जो है वो सी से भी ज्यादा है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो वो ये पूछ रहा है अगर हम बी और सी को एक साथ वाइब्रेट कराएं तो हमारी बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये बताना है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। ए और बी को एक साथ बजाने पर 6 बीट्स आए, ए और सी को एक साथ बजाने पर 2 आए, तो बी और सी को एक साथ बजाने पर कितने बीट्स आएंगे? और ए जो है वो बी और सी से बड़ा है। 4 सर। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। भाई इसको बैन क्वेश्चन कर। बनाने का सस्पेंस खराब मत किया कर यार, तेरे हाथ नहीं, छोड़ता हूँ, पाँव ही पड़ता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये लिखता नहीं। मैं इसको 50 बार टोक चुका हूँ, 50 बार। मुझे इसे बैन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये सर अच्छा भी नहीं लगता ना, बीच में टोक देते हैं। नहीं, दोनों बात ही गलत है। एक तो पता है, जब भी आप क्वेश्चन सुने तो कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड का वेट किया करो आंसर देने से पहले। ये मतलब एक वो गुड बिहेवियर कहलाता है। एकदम से आंसर देना अच्छी बात नहीं है, आप चाहे होशियार कितने भी हो। दूसरा, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि जवाब को लिखो तो फिर बोल क्यों रहे हो? मेरे साइड से चैट हो ही नहीं पा रहा है, लिख ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं। सही करो बेटा उसको, ये प्रयास मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप सही करो अपने करता हूँ डिवाइस सर। को, मैं अपने कब से डिवाइस को प्रयास सही कर रहा करो। हूँ सर। देखो मैं कितने एफर्ट्स लेता हूँ, बीच बीच में कितनी बार शिफ्ट करता रहता हूँ ताकि आप हर किसी का जवाब पढ़ सकूं मैं। हाँ, मनीष कह रहा है 8 बीट आएगा। चरणजीत एक्सिट कर दो। अच्छा, तू उसके मजे ले ले बेटा, है नहीं, मैं सिर्फ डांट सकता हूँ बेटा, बच्चे का नुकसान किसी का नहीं करूंगा। चरणजीत का 4 है, गरिमा का उसको लिखना नहीं आता। गरिमा का 4 है, धर्मेंद्र का भी 4 है। बेटा जवाब सही आप सब लोगों का, और उसका भी सही है, शायद सौरभ है वो। हाँ बेटा सौरभ, सही है जवाब बेटा तेरा। सुनो बेटा, ए और बी को एक साथ बजाने पर 6 बीट्स आए हमारे। मैं ए और ऐसे ही लिख देता हूं, ए माइनस बी जो है वो 6 है, और ए माइनस सी जो है वो 2 है। अच्छा, यहाँ पर a माइनस बी 6 लिखना पड़ेगा, b माइनस ए 6 नहीं लिख सकते, बताओ क्यों? क्योंकि a और b से बड़ा है, क्वेश्चन में साफ बोला है। तो b माइनस ए आप 6 नहीं लिख सकते, a माइनस बी लिखना पड़ेगा। ऐसे ही a माइनस सी आपको 2 लिखना पड़ेगा, c माइनस ए को 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है a c से बड़ा है। बच्चों इन दोनों को घटा दो, आंसर आ गया, खत्म। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 में घटा दो, सॉरी 1 में से 2 घटा दो। हाँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो 1 में से 2 को घटाओगे तो c माइनस बी बराबर 4 आएगा। यानी कि b और c को एक साथ बजाने पर हमारे 4 विस्पंद बनेंगे प्रति सेकंड। ये आंसर आ गया। और साथ में ये भी पता लगा c की फ्रीक्वेंसी b से ज्यादा है, क्योंकि c माइनस बी बराबर 4 आया है, तो इससे पता लगा c की फ्रीक्वेंसी b से ज्यादा है।
अरे भाई बोलो ना, सही समझ में आ गया ना? यस सर। अब बच्चों क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत हैं, लेकिन देखो हमें रुकना तो पड़ेगा यार, वरना यहीं पर फंसे रह जाएंगे और आगे नहीं जा पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट में, मेरा भी मन कर रहा है क्वेश्चन करवाने का। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ देंगे। बच्चों इस बार मैंने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और दूसरा है स्ट्रिंग, ये सोनोमीटर ले लो, सोनोमीटर तो मत लिखो, स्ट्रिंग लिख लो, डोरी है। इन दोनों को, अच्छा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और स्ट्रिंग का भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों को एक साथ वाइब्रेट करवाने पर मुझे 6 बीट सुनाई दिए प्रति सेकंड। बच्चों बंद ऑर्गन पाइप है, वो भी मूल आवृत्ति है उसकी और डोरी की मूल आवृत्ति है। दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराने पर मुझे 6 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दिए। लेकिन बच्चों डोरी में, स्ट्रिंग में थोड़ा सा, स्ट्रिंग में, डोरी में टेंशन को, तनाव को थोड़ा सा बढ़ाने पर ये जो बीट्स फ्रीक्वेंसी है वो बढ़कर 8 हो गई। डोरी में तनाव बढ़ाने से विस्पंद आवृत्ति बढ़ गई, पहले 6 थी अब 8 हो गई। ठीक है, तो बच्चों आप बताइए, यदि हमारी डोरी की पहले फ्रीक्वेंसी, नहीं ऑर्गन पाइप की ले लो, अब देखो क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूं ना, इसलिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। ऑर्गन पाइप की पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 हर्ट्ज थी, 250 हर्ट्ज। ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, तो बताओ स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई? पहले कितनी थी और तनाव बढ़ाने के, टेंशन बढ़ाने के बाद कितनी हुई? ठीक है, चरणजीत का जवाब मैंने देख लिया, मनीष का देख लिया। जतिंदर का, ठीक है जतिंदर बेटा दोनों आंसर बताने, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, प्रियंका कह रही है पहले 256 बाद में 258। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, पहले 256 था तो इसलिए 250 और 256 का अंतर पहले 6 था। तनाव बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बाद में 258 हो गया, तो 250 और 258 का अंतर 8 हो गया। तो बच्चों मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया शायद वो भी समझ में आ ही गया होगा। तो डोरी की फ्रीक्वेंसी पहले 256 थी, बाद में 258 हो गई, करेक्ट। तो आप सब बच्चों का जवाब सही है। नाम तो आप सबको दिख ही रहे हैं, कौन कौन आप लिख रहे हो। ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिस करो खूब सारी, वेव इस बार टेस्ट में आ रहा है, ध्यान रखिए। और अब हम एक अगले टॉपिक और लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं इस चैप्टर के, फिर हमारा वेव मोशन भी खत्म। तो हमारे
अंतिम टॉपिक का नाम है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर का प्रभाव आप में से कोई बोलकर बताएगा क्या होता है ये? अरे बच्चा 1 मिनट रुको, डॉपलर इफेक्ट हम कल कर लेंगे, बड़ा टॉपिक है। एक टॉपिक और रह गया यार, साउंड की एक प्रॉपर्टी रह गई, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलो कोई बच्चा, क्या बताओ लाउडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरी आवाज नहीं आ रही है, तुम लोगों को पता नहीं है? सर सब लोग गूगल करने में बिजी है लग रहा है। वो मुझे लग जाता है। हाँ, अभी आप लोग हमारा है ना बहुत ज्यादा अच्छे से फायदा उठा नहीं पा रहे। ये तेज आवाज में क्या होता है? यार तूने भैया गजब की हिंदी कर दी, इसकी पूरी हिंदी हो गई है। तो प्रबलता बोलते हैं बेटा, ध्वनि की प्रबलता लिखो बच्चों। जो साउंड की इंटेंसिटी होती है ना, तीव्रता, उसको एक स्टैंडर्ड इंटेंसिटी से कंपेयर करके फिर उसे लोग स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप मैंने जो अभी बोला उस पर आप ध्यान मत दो, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, वो लिखो। लाउडनेस ऑफ साउंड एल होता है, लाउडनेस को एल लिखते हैं, ये होता है 10 log बेस बी 10 आई अपॉन आई नॉट। अब थोड़ा बड़ा फार्मूला है भैया। एल क्या है? लाउडनेस। लाउडनेस एल होता है 10 log आई अपॉन आई नॉट। यहां आई नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हमारे कान सुन सकते हैं। कोई आप वैल्यू बताएगा? आई नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन ईयर्स कैन 20 हर्ट्ज। हाँ, क्या 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 बोले? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। मेरा भैया वो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, हमने इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू पूछी है जो हम सुन सकते हैं। ये वो न्यूनतम तीव्रता है जो हमारे कान सुन सकते हैं। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी विच वी कैन हियर। किसी भी बच्चे को नहीं पता? वो जो तू बता रहा है जतिंदर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, बेटा वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ऑडिबल रेंज बोलते हैं उसे, ऑडिबल रेंज। यस सर। पर आश्रव्य ध्वनि बता रहा है ये। 60 10 to decibel. the power -12 watt per meter square. I naught is the minimum intensity of the sound which human ear can observe. वो न्यूनतम तीव्रता है जो हम प्रेक्षित कर सकते हैं। चलो वैल्यू लिखो आप, 10 to the power -12 watt per meter square। बच्चों ऊपर जो फार्मूला है, इससे लाउडनेस की जो यूनिट आएगी वो आएगी डेसिबल। खैर मैंने अभी जो बोला वो नहीं बोलते, इसे डेसिबल बोलते हैं, है ना, डेसिबल नहीं बोलते इसे। सर मैं अभी वही सोच रहा था। क्या होता है बेटा? डेसिबल, डीबी। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें एक साउंड दी जाए, ध्वनि,
जिसकी तीव्रता 10 की घात -6 है। एक साउंड है, उसकी इंटेंसिटी है 10 टू द पावर -6। तो इस ध्वनि की प्रबलता बतानी है, लाउडनेस कितनी होगी डेसिबल में। तो आई का मान ऊपर फार्मूले में रखकर सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, एल कितना आएगा बताओ। डेसिबल। सही है, मनीष का, जतिंदर का, अनुराग का सही है। शाबाश। तो देखो इसका लाउडनेस निकालते हैं हम। तो बेटा एल बराबर होता है 10 log आई अपॉन आई नॉट। आई 10 की घात -6 है और आई नॉट 10 की घात -12 है। तो ये हो जाएगा 10 log 10 की घात 6। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना तो आता ही होगा, 10 की घात 6 में 6 नीचे आ जाता है और ये 10 log 10 बचता है और ये वैल्यू 1 होती है। अभी मुझसे है ना ये मत बोलना सर ये नहीं आता, मैं मर जाऊंगा। इस समय लोग के लिए मना मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चों 60 डेसिबल आ गया, 60 डेसिबल। बच्चों हमारी कान अधिकतम कितने डेसिबल सुन सकते हैं? इसको एक बार दोबारा समझा दो। क्यों चरणजीत, तेरे को क्या नहीं आता बता, पूरा लिख तो दिया। 10 की घात 6 है ना बेटा, इसमें जो 10 की पावर होती है उसको नीचे ले आते हैं, बाहर नीचे आ जाता है ये। तो 6 नीचे आ गया और ये लॉग में जब बेस और ये बराबर होता है ना, जैसे लॉग 10 है और बेस भी 10 है, ये बराबर होते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आपको लॉग नहीं आते तो एक बार अलग से समझना पड़ेगा। हाँ मैं ये पूछ रहा था, हमारे हम जो अधिकतम प्रबलता सुन सकते हैं कितने डेसिबल होती है? 120। हाँ 120 मैक्सिमम वो है, क्या बोलते हैं, लाउडनेस। हमारे कान फट जाएंगे इसके बाद। जैसे कहते हैं ना कान फोड़ आवाज है, तो बच्चा 100 डेसिबल से ज्यादा की जो आवाजें होती है वो वही होती है, शोर शराबा, बहुत ज्यादा जो शोर होता है वो। हम लोग जो सामान्य बातें करते हैं वो कितने डेसिबल होता है लगभग? शायद 50, 60, 70 डेसिबल के आसपास की 60 आवाजें होती है डेसिबल जो होता है। 40 से 60 तक। हाँ लेकिन आजकल मैं है ना, जैसे मैं बहुत तेज बोलता था, अब हम तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा कर हमारी ऐसी आदत बन गई। अब जैसे है ना, मैं तुम्हारी क्लास इस समय घर से ले रहा हूँ ना, तो मेरे पूरे घर में बहुत तेज तेज आवाजें जा रही हैं, जैसे दरवाजे वगैरह सब बंद कर रखे हैं, तो हमारी लाउडनेस बहुत ज्यादा हो गई। सर तो घर वालों को डिस्टर्ब नहीं होता क्या? सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, मैं अपने कमरे में हूँ उधर भी बंद कर लिया, और वो लोग आराम कर रहे हैं तो उन्होंने भी बंद कर लिया। फिर गर्मियों में तो थोड़ा बहुत पंखे वगैरह और चलते हैं ना, तो उससे आवाज दब जाती है, सर्दियों में बहुत दिक्कत आती है। मेरी लाउडनेस कितनी है? इतने डीबी। अच्छा जी। अब बच्चों एक क्वेश्चन करो आप, चलो एक क्वेश्चन करो, रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं। दो साउंड है, उनकी लाउडनेस में अंतर, प्रबलता में अंतर जो है वो है 30 डेसिबल। दो ध्वनि की लाउडनेस में जो डिफरेंस है वो 30 डेसिबल है। तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात बताना है कितना होगा। मैं दोबारा बोल दूं, लाउडनेस में डिफरेंस यानी कि L1 माइनस L2 30 डेसिबल है, तो I1 अपॉन I2 कितना होगा ये बताओ। थोड़ी बेटा कैलकुलेशन है, आराम से करना। हाँ हाँ आज PDF भेज दूंगा, कल नहीं भेजा, आज भेज दूंगा। सर बायो में क्या क्या आ रहा है?
अरे यार तुम लोग ग्रुप पर नहीं हो क्या? सुबह से 2 बार भेज चुका हूं मैं। रुको, उसी में से देखकर अब बताऊंगा। और जो तुम पहले लोगों ने था। भी, रुको, बायो में आएगा वैसे तो, है ना सर? अगर और कोई छोटा मोटा चेंज करेंगे तो बाद की बात है। अभी तो उन्होंने 2 टॉपिक लिख 8 टॉपिक लिखे थे, 8 चैप्टर, 2 हटा दिए मैंने लास्ट के। अब बचा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। अब ये 6 टॉपिक बचे, 6 चैप्टर। टिश्यू और कर देना, मैं थोड़ी ना हूँ। अब सर से बात करूंगा बेटा, सर की तबीयत सही नहीं है तो उसमें कौन सा, किसमें अरे होता है टिश्यू? अरे सर, जो पहले मतलब जो पहले टेस्ट में था ना टॉपिक, वही सब टॉपिक है और टिश्यू बस और ऐड कर रहे हैं इस बार, ऐसा बोलना था। अच्छा, पहले ऐसा टिश्यू बोलना। नहीं आया था, इस टाइम ना टिश्यू चैप्टर और आ रहा है। अरे उनका गला खराब है, ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहा मैं इस वजह से, तो मैं भी परेशान नहीं कर रहा कि चलो रेस्ट कर रहे हैं, सही हो जाए जल्दी से। टिश्यू का भी इश्यू है सर। ये ऐसा मत चलो बोल। चलो चलो चलो, क्वेश्चन का जवाब दो, टाइम हो गया क्लास का। चरणजीत कह रहा है 10 to the power 3। देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना, इस टॉपिक को करने के लिए लोग आना जरूरी है बेटा। L1 माइनस L2, L1 का L1 माइनस L2 आपको 30 डेसिबल दिया है, 30 डेसिबल। फार्मूला लिखो, L1 होगा 10 log, ये बेस अभी नहीं लिख रहा बार बार, है ना, बेस नहीं लिखा, I1 अपॉन I0। L2 होगा 10 log, I1 की जगह I2 अपॉन I0 कर दो, और ये है 30। सही है तेरा? 10 की पावर 3 सही है बच्चों। 10 कॉमन ले लो, ये बचा I1 अपॉन I0 माइनस log I2 अपॉन I0, और 10 कॉमन लिए ना, इधर 10 का भाग दे दो तो 30/10, ये 3 आ जाएगा। बच्चों आप जानते हो log A माइनस log B log A अपॉन B होता है। यस सर। हाँ, तो ये log I1 अपॉन I0 माइनस log I2 अपॉन I0 करोगे तो log I1 अपॉन I0 अपॉन I2 अपॉन I0 होगा, I0 कट जाएगा, तो ये log I1 अपॉन I2 बचेगा। और अब एंटी लॉग ले लो, अब यहाँ पर बेस 10 था ना, 10 की पावर 3। हाँ, तो 10 की पावर 3 आ गया, तो हमारा अंतिम आंसर आएगा I1 अपॉन I2 10 की घात 3 यानी कि 1000। तो अब हमारा डॉपलर बचा है बस इस चैप्टर में, और अभी हमारे पास कल का परसों का दिन है, वैसे तो कल ही खत्म हो जाएगा। डॉपलर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये टेस्ट की तैयारी कीजिए, PDF में सेंड कर दूंगा, और सारे सब्जेक्ट के टॉपिक डिसाइड हो ही गए हैं। बायो में कोई चेंज होगा तो भेजूंगा, वरना टॉपिक आपको मैंने भेज दिए हैं, ठीक है? तो बच्चों कल मिलते हैं फिर, आज की ओके, थैंक यू क्लास सर। यहीं एंड। बाय बेटा।